सो चलिए काम की बातें स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा मतलब मेंडलिस पीरियोडिक टेबल के रूल्स आपने देखे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे उसको मतलब घर जाके पूरा कुछ रिवाइज किया। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी विल टेक। ठीक है। ओके, सो आज के लेक्चर से पहले मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिस लेक्चर इज मोर टूवर्ड्स द राइटिंग साइड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन का इसमें बहुत बहुत कम चीजें हैं। ठीक है, तो इस आज के पर्टिकुलर लेक्चर में आपको चीजें थोड़ी लिखनी ज्यादा होंगी। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल अगेन बी बैक टू कि हमारे पास लॉजिकल चीजें ज्यादा आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम वो बेसिक चीजें लिखते हुए चलेंगे कि मेंडलीव में इतने इतने एलिमेंट्स थे, इतने ग्रुप्स थे, इतने पीरियड्स थे। ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन ऐसे था। तो बहुत ही बेसिक फैक्चुअल चीजों को बस लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैंने जो इतना बोला है उसका एक इन शॉर्ट बोलूं तो काइंड ऑफ बोरिंग होने वाला है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द कंटेंट इटसेल्फ। ठीक है, चलिए तो रिगार्डिंग द मेंडलीव्स बताइए आपने उसमें क्या देखा? एनीवन? नहीं, उस टाइम पे ये था नहीं। मतलब ये जो आपका लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन वाली कहानी है ना, ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे स्टार्ट हुई है। वहां पे तो मेंडलीव में एटॉमिक वेट के बेसिस पे था ना। हाँ, आप बताइए। इट्स ओके। मोज़ले ने जो किया था, उन्होंने एक्चुअली में किया क्या था, बस मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं। किसी भी एलिमेंट को जब आप हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल से बॉम्बार्ड करते हो तो वहां पे आपके एलिमेंट्स एनर्जी को, मतलब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, कहां तक पढ़ लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर? ओके, तो आपका व्हाट इज द फिनोमिना कि आपका जो येलो कलर का जो बल्ब होता है वो येलो कलर एमिट क्यों करता है? क्या फिनोमिना क्या है उसका? या फिर अगर आप किसी भी मेटल को घर पे, अगर आप चम्मच को नहीं, व्हाट इज द एक्चुअल बेसिस कि वो कलर कैसे आता है? अगर आप किसी भी मेटल को गर्म करते हो तो वो आपको रेड कलर का दिखने लगता है। वाई? सॉरी, वही दैट इज। अब मतलब ये आपने यहां तक पढ़ा है, अब हम यहां पे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब डेप्थ में पूछना चाह रहा हूं कि आपको किसी भी चीज का कलर मतलब ये जो भी है, आपको इसका कलर ब्लैक ही क्यों दिखाई दे रहा है? वाई दिस इज ऑरेंज, वाई दिस इज, बिकॉज ये सब का सब एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, एंड इफ इट इज समथिंग ऑरेंज तो ये क्या कर रहा है? सिर्फ इसी स्पेक्ट्रम को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सब एब्जॉर्ब कर रहा है। एंड देन इट इज फॉलोइंग ऑन योर आईज, वो जो आपके कॉर्ड्स एंड जो भी होते हैं। नो, हाँ ठीक है, बट कोई भी मेटल या कोई भी चीज आपका कलर शो करता है इस बेसिस पे कि उसके पास ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चले जाते हैं। मतलब आपका ऐसा इमेजिन करिए कि ऑर्बिट्स हमने किए थे ना, तो कोई इलेक्ट्रॉन आपका किसी एक ऑर्बिट में घूम रहा है, लेट्स से ऑर्बिट नंबर 3, लेट्स से आपने उसको एनर्जी दिया, तो जब आपने उसको एनर्जी दिया तो वो अपने ऑर्बिट नंबर 3 से ऊपर चला जाएगा, लेट्स से ऑर्बिट नंबर 10। ठीक है, लेकिन जब वो ऊपर जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को ये चीज याद आएगी कि वो वहां पे स्टेबल नहीं है, वो उसका होम स्टेट नहीं है, वो उसका ग्राउंड स्टेट नहीं है, तो वो वहां से फिर वापस आएगा। और उस प्रोसेस में जब वो वापस आएगा तो वो कुछ स्पेसिफिक एनर्जी को रिलीज करेगा, उतनी ही एनर्जी को रिलीज करेगा जितना उसने एब्जॉर्ब किया था। और वो जो एनर्जी रिलीज होगी, अगर वो आपके विजिबल स्पेक्ट्रम में फॉल करेगी तो आपको वो स्पेसिफिक कलर दिखाई देगा। सॉरी, मैं अभी फिलहाल बहुत ही बेसिक्स में ऊपर ऊपर बता रहा हूं। जैसे आपके पास जो इनकैंडेसेंट बल्ब होता है, वो पुराना वाला, आई गेस उसको वही बोलते हैं, उसमें जो वायर होता है वो टंगस्टन का होता है। आप जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो तो उस टंगस्टन के वायर्स, ठीक है, उस टंगस्टन के वायर्स को एक एनर्जी प्रोवाइड होती है। वायर्स का मतलब उस वायर के इलेक्ट्रॉन्स को, फिर उस वायर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाते हैं। और जब वो, सॉरी, हाँ, ऑर्बिट चेंज कर रहे हैं अपना,
और जब वो लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी जाते हैं, अपने आप नहीं जाते, आपने भेजा एनर्जी देके, ठीक है, लेकिन वो यहां स्टेबल नहीं है, तो ये यहां से वापस नीचे आएंगे और उस प्रोसेस में उनको अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ती है। और जो वो एनर्जी लूज करते हैं, वही एनर्जी जब आपका किसी विजिबल स्पेक्ट्रम के स्पेसिफिक वेवलेंथ का होगा, तो आपको वो पर्टिकुलर कलर दिखाई देता है। आई डोंट नो, आपने मतलब रिसेंटली मैं एक इंस्टा पे पोस्ट देख रहा था, ठीक है, वो पहले से भी चीजें पता ही हैं कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो होते हैं वो किसी कॉमेट का जो टेल होता है ना, ठीक है, उसके टेल के कलर को देख के ये बता सकते हैं कि उस कॉमेट का कंपोजिशन क्या होगा। आप अगर आसपास अपने कोई भी फायर क्रैकर को बर्स्ट होते हुए देख रहे हो, तो आप सिर्फ उसके कलर को देख के बता सकते हो कि वहां पे उसका कंपोजिशन क्या रहा होगा। इफ इट इज मोर टूवर्ड्स द ऑरेंज साइड, उसमें क्रोमियम ज्यादा रहा होगा। इफ इट इज मोर टूवर्ड्स द ग्रीन साइड, उसमें आयरन ज्यादा रहा होगा। बट दिस इज जस्ट टू बिल्ड अप द क्यूरियोसिटी, डिटेल तो आप उस चैप्टर में ही पढ़ोगे, ठीक है। तो मोजले ने किया क्या था कि जब आप किसी भी एलिमेंट को हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल से बॉम्बार्ड करते हो, तो पार्टिकल्स वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके ऊपर जाते हैं, और जब वो नीचे वापस आते हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसमें से एक होता है एक्सरेज। और वहां पे हर एक एलिमेंट जो एक्सरेज को एमिट कर रहा था, उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ उन्होंने एटॉमिक नंबर को क्या किया था, ग्राफ प्लॉट किया था। वी विल सी दैट। और वो ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन आया था। तो उन्होंने वहां पे कुछ ऐसा बोला कि आपको मतलब देन ही हैव द आइडिया कि हम चीजों को एटॉमिक वेट में अरेंज करने की जगह वी कैन अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। क्या ये बात क्लियर हो रहा है? चलिए, और क्या था मेंडलीव्स के उसमें बताइए, उनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, मतलब फाइंडिंग्स क्या था? क्योंकि मेंडलीव के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो ये बेसलाइन हो गया कि मेंडलीव से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कैसे पूछेगा? अगर आईआईटी मेंस पूछेगा तो आपसे वो 4 ऑप्शन नहीं देगा, वो आपको 4 या 5 स्टेटमेंट देगा, ठीक है, और ये बोलेगा इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट है, ए बी बी सी डी, ए बी सी डी, समझ रहे हैं? अब वो टाइम गया जब वो आपको एक स्टेटमेंट मतलब 4 स्टेटमेंट देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा गलत है। वो आपको 4-5 अलग अलग स्टेटमेंट्स देगा और बोलेगा इनमें से बताइए कौन कौन सा सही है। तो एक ही बार में 2-3 टॉपिक कवर अप हो जाते हैं उसमें। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था मेंडलीव का? देखिए, साइंस में ना ऐसी कोई भी थ्योरी है, कोई भी थ्योरी, एक्चुअली साइंस है क्या? कहानी है सिर्फ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कहानी जिसके प्रूफ है। एक टाइम पे डाल्टन ने कुछ बोला कि एटम ऐसे ऐसे होते हैं, उसने प्रूफ दिया, हमने मान लिया। फिर उसके बाद कौन आते हैं? आपके जे थॉमसन, वो कहते हैं नहीं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। फिर उन्होंने कुछ कुछ बोला, पंपकिन मॉडल, वो प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, एक चीज बोला सही, एक चीज हो गई बाद में जाके गलत, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आता है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड कहते हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे होता है, ये ऑर्बिट न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होता है, हमने मान लिया, ठीक है, उन्होंने प्रूफ दिया, हमने मान लिया। फिर नील्स बोर आते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं, ऑर्बिट एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं होना चाहिए, उसका ये क्वांटम नंबर होना चाहिए, हमने मान लिया क्योंकि प्रूफ दिया। फिर आते हैं हाइजेनबर्ग और तो बात ही खत्म हो जाती है, ठीक है। और ये सारे एक दूसरे के स्टूडेंट रह चुके हैं, पता है। तो सबने अपने ही प्रोफेसर्स की थ्योरी की बढ़िया से बात लगाई है। बताइए, मेंडलीव का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? व्हाई इट इज स्टिल स्टडीड? आगे पीछे के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग यू कुड प्रेडिक्ट कि नए एलिमेंट्स कौन से आएंगे, गैप्स छोड़ेंगे उसके लिए, एंड यू कुड प्रेडिक्ट उनके 95% करेक्ट थे। एक्चुअली मेंडलीव के टाइम पे उतने सारे एलिमेंट्स थे भी नहीं जितने आज हैं, ठीक है, लेकिन जितने भी थे उन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था चीजों को एक प्रॉपरली ऑर्डर में प्लेस करने का। बट केमिस्ट्री में जो मैं आपको कई बार पहले भी मैंने बोला है कि पैटर्न, प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, क्योंकि वो रिपीट होते हैं। और उन्होंने उसी को ऑब्जर्व किया
उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो धीरे 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 बढ़ रहा है, बट बिटवीन द टू एलिमेंट्स एकदम सडन जंप हो गया, और उनको वहां पे लगा नहीं, दिस इज मतलब सम काइंड ऑफ अनयूजुअल एक्टिविटी। तो वहां पे आपने सुना होगा एक्का एल्यूमिनियम, एक्का सिलिकॉन, है ना, ठीक है। उन्होंने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि वहां पे इन दोनों के बीच में एक एलिमेंट होना चाहिए जिसका ये प्रोबेबल एटॉमिक मास होना चाहिए। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ जीनियसनेस कि आप कुछ प्रिडिक्ट करके चले जाओ और आपके जाने के बाद एग्जैक्टली वैसा ही एलिमेंट मिले, एग्जैक्टली उतने ही एटॉमिक मास के साथ, ठीक है। ऑल बिकॉज ही वॉज पेइंग वेरी क्लोज अटेंशन टू पैटर्न्स, ठीक है। तो जरा ये सारी चीजें नोट डाउन करते हैं। एक्चुअली आई एम लॉस्ट इन योर क्वेश्चन। मेंडेलीव इन हिज ओरिजिनल ट्रायल्स रियलाइज की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सिर्फ एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग बार-बार आ रहे हैं। आफ्टर रियलाइज की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बार-बार आ रहे हैं, ये रियलाइज कि वो एटॉमिक वेट पे डिपेंडेंट नहीं, एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट है। तो हाउ कैन इट बी फिजिकल प्रॉपर्टीज आल्सो बी पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक वेट? ओके, देयर जो अभी आप कह रहे हो ना, उसमें ऐसा है कि सम काइंड ऑफ हिस्ट्री इज ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है। बट यहाँ पे सेफेस्ट मेरे लिए जो बोलने के लिए वो है कि इफ आई लुक एट द एनसीईआरटी, ठीक है, दिस इज व्हाट दे हैव रिटन इट। क्योंकि यहाँ पे चीजें ना आपकी मर्ज हो रही हैं, मतलब मर्ज हो रही है इन द सेंस कि कुछ चीजें उसने पहले बोली, कुछ चीजें उसमें बाद में आई, ठीक है। जैसे अभी आपने कुछ बोला, बाद में आपने कुछ बोला, बट देयर इज समथिंग लाइक कि लेट्स सेटल फॉर दिस स्टेटमेंट ओनली, सो दिस इज वन ऑफ दैट, है ना। तो इट इज नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट जो आप कह रहे हो कि वो सही नहीं है, वो सही है, बट द थिंग इज की चीजें मर्ज हो रही हैं, सो वी हैव सेटल फॉर दिस स्टेटमेंट, नॉट ट्राइंग टू ओवर कॉम्प्लिकेट, ऐसा। और आप जरा उस टाइम में जाके समझिएगा कि जिस टाइम पे चीजें बन रही होंगी उस टाइम पे चीजें इवॉल्विंग रही है ना, मतलब अभी भी डेवलपिंग फेज में थी, आज डेवलप्ड है, उस वक्त डेवलपिंग फेज में थी। तो यू हैव टू गिव वन स्टेटमेंट ना। आपने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हम ग्रुप नंबर यूज करते हैं ना, 1 2 3 4 अप टू 18। आपने वहां पे कभी 1A रोमन 1A 2A, फिर उसके बाद आपका ट्रांजिशन में 1B स्टार्ट होता है, फिर वापस से पी ब्लॉक में आपका ये 3A। तो वो जो A और B जो आया है ना, वो जो A और B जो आपका आया है वो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से ही आया था, कि उन्होंने जितने भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, यू नो S ब्लॉक एंड P ब्लॉक आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, उन्होंने उन सारे एलिमेंट्स को A सीरीज में रखा था और सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को B सीरीज में रखा था। तो वो जो चीज है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो भी आपका मेंडलीव से ही आया है। तो कहीं ना कहीं इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा अच्छा खासा था। नहीं उसने वो क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे नहीं बोला था, उसने पीरियड्स के बेसिस पे बोला था कि मतलब 7 पीरियड्स बना दिए आपके, ठीक है, और उसमें 7 हर एक पीरियड में दो पार्ट्स कर दिए कि फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट ए का जो होगा वो सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होंगे, और जो फर्स्ट बी होंगे वो सारे के सारे ट्रांजिशन होंगे। सिमिलरली सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, उसने ये किया था। लेकिन आज के टाइम में जो हमारा ग्रुप नंबर होता है वो स्पेसिफिकली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट होता है, वो उस वक्त नहीं था। ए सब ग्रुप एंड बी सब ग्रुप जो मैं आपको भी बता रहा था, सारे पीरियड्स आपके कितने सब ग्रुप्स में डिवाइडेड थे? 2 में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीरियड्स थे। और उनमें से आपके पास जो पहला पीरियड था वो आपके 2 सब ग्रुप्स में था, 1A 1B। 1A आपके कैसे एलिमेंट्स थे? नॉर्मल एलिमेंट्स, जिसको आज की डेट में हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, और वो होते हैं S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। और हमारे पास जो B सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, हाँ, लिथियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सारे आपके हेलोजेंस, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ये सब, ठीक है।
बी सब ग्रुप के एलिमेंट्स हमारे होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाँ, नहीं नहीं, एल्यूमिनियम आपका रिप्रेजेंटेटिव में आता है। सॉरी, हाँ, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड्स, मर्क्यूरी, ये सब आपके कौन से हैं? ट्रांजिशन। टेबल का ऑनलाइन जगह पे समझा रहे हैं कि एबी सिस्टम। हाँ बिल्कुल, मेरा भी वही प्लान है कि आप पहले ये पूरा लिख लीजिए, चीजों को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फिर हम टेबल को जरूर देखेंगे, बट आई वुड नीड एन असिस्टेंट फॉर दैट, और वो मैं चूज करूंगा। ठीक है, यू कैन सजेस्ट मी द पीपल बट आई विल चूज देम। बताइए, ये छाप लिया आपने? ठीक है, आराम से 2 मिनट के लंबे, 4 मिनट में छाप लिया। हाँ तो नोबल गैसेस आपकी डिस्कवर नहीं हुई थी उस वक्त, ठीक है, बाद में उनकी टेबल में ऐड किया गया। मतलब ओरिजिनली, मतलब देखिए ये चीज समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि ये चीज एक दिन में डेवलप हुई है, इट टेक्स ईयर्स टू डेवलप दिस। तो उसमें आपने बाद में, ठीक है, उन्होंने जो टेबल दिया उसके बाद जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए तो उसमें आपने उसको ऐड कर दिया, और आपने ये चेक किया कि अगर आप नोबल गैसेस उनके टेबल में ऐड करते हो तो भी उनकी टेबल स्टिल मेक्स द सेंस। आपको पुराने लेक्चर्स का लिंक मिला? मतलब हाँ, आप लोग तो क्लास में थे, ही वॉज नॉट इन द क्लास में, तो उसको इवेंचुअली थोड़ा सा गो थ्रू करिएगा। डायरेक्टली अभी तुरंत जरूरत नहीं पड़ेगी, बट बाय द टाइम वी विल बी गोइंग टू आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वहां पे आपको थोड़ी उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास अभी है टाइम थोड़ा सा, तो आराम से उसको देखिएगा, कोई डाउट होगा तो ब्रिंग इट टू मी। छाप लिया? ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं क्लास, ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, एक्का एल्यूमिनियम, एक्का सिलिकॉन, एक्का बोरॉन, ये उन्होंने किस बेसिस पे प्रेडिक्ट किया था? खाली जगह उन्होंने छोड़ दी थी। एटॉमिक वेट में, सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट में जंप बहुत ज्यादा था। ठीक है, मतलब आपका चीजें ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही थी, वहां पे बहुत स्टीप राइज था, तो उनको ये लगा कि नहीं, यहां पे कोई एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने किया है, और फिर उन्होंने वहां पे खाली स्पेस छोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन अब अभी आप अगर देखोगे तो वहां पे वो एलिमेंट्स लिखे हुए दिखाई देते हैं। कहां पे? UBEIN। I am still trying to learn the smart board, so please excuse me for that. And this is AUNPT. इंडियम हाँ नहीं है, आज भी है। यू कौन सा एलिमेंट है? AU? PT?
दोनों में से महंगा कौन है? नहीं, इन सब में तो यूरेनियम, ठीक है, वो सिर्फ महंगा ही नहीं है, दैट पर्टिकुलर एलिमेंट कंटेन्स अ डिप्लोमेटिक पावर, ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है ईरान में वो उसकी वजह से हो रहा है। बाय द वे, आपको पता है अभी इंडिया ने क्रिटिकलिटी की अचीव की है थोरियम के उससे, क्योंकि इंडिया के पास वन ऑफ द हाईएस्ट रिजर्व्स हैं थोरियम के, है ना। सो नाउ वी कैन मेक मच मोर, जितना फ्यूल हम डालेंगे उससे ज्यादा फ्यूल हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर न्यूक्लियर पावर्स। आप कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है ना, उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स कैसे होते हैं? प्लस चार्ज, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स का टेक्निकली काम होता है उन दोनों के बीच में रहना ताकि वो झगड़ा ना करें, रिपल्शन। लेकिन आपके पास जब इनका रेशियो डिसबैलेंस्ड हो जाता है किसी एलिमेंट में, तो फिर वो न्यूक्लियर मतलब वो अपने न्यूक्लियस से रिलीज करता रहेगा, और फिर सब्सिक्वेंटली आपका कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो अल्टीमेटली एनर्जी रिलीज करते करते अल्फा बीटा गामा एमिशन करते करते एट द एंड ऑफ द डे लेड पे ही आके खत्म होता है। तो आप वहां पे करते क्या हो? आप वहां पे थोरियम को हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल से बॉम्बार्ड करते हो, जिससे वो और टूटता है, और टूटते टूटते आपके पास वो यूरेनियम बनेगा, फिर वो आप वो यूज करोगे, फिर आप उसको और तोड़ोगे। तो फिर और भी ग्रेटर एलिमेंट होगा ना, रेडियोएक्टिव एलिमेंट, तो वो फिर थोरियम बना, फिर यूरेनियम। नहीं, हमारे पास थोरियम के रिजर्व्स हैं। थोरियम अच्छा फ्यूल नहीं है, थोरियम से यूरेनियम बना लेंगे, थोरियम अच्छा फ्यूल नहीं है, और यूरेनियम बना के वापरेंगे। और यूरेनियम एक अच्छा फ्यूल है फॉर न्यूक्लियर पावर। तो आपको नहीं पता होगा, देयर वाज अ टाइम जब इंडिया यूएस में इस बात की बहुत फाइट चल रही थी कि यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, जो यूएस देने को तैयार नहीं था। वो कह रहा था तुम पैसे दो, हम तुम्हारे लिए आके कर देंगे, वी विल नॉट ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी, बट इवेंचुअली वी डेवलप्ड इट, ठीक है। तो जितनी टेक्नोलॉजीज इंडिया को यूएस ने मना की हैं, अच्छा किया है, सारी फिर हमने डेवलप की हैं, पता है। बट अनलाइक रशिया, उसके बाद भी हाँ, ओनली 2 कंट्रीज राइट नाउ, हाँ, और कहीं ना कहीं हमारे लिए रशिया ने हमेशा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, हमेशा। आपने ये ब्रह्मोस के बारे में सुना होगा ना, उसके नाम पता है? वो 2 रिवर्स के नाम पे बेसिस है, वो इंडिया का है और कोई एक रिवर वहां की है, और उसमें पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है कि ठीक है, हम तुम्हें पूरा सिखा देंगे कि ये होता कैसे है ना। चलिए जरा इसके डिफेक्ट्स भी लिखते हैं। No separate positions were given to isotopes. आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर क्या डिफरेंट होता है? मास नंबर, ठीक है। और आपके ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स आपके आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स। हाइड्रोजन का भी सुना होगा ना आपने, हैवी वाटर सुना है? हैवी वाटर D2O सुना है आपने? हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कूलिंग के लिए, और टू स्पीड डाउन द पार्टिकल्स, है ना, कंट्रोल। क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में, रिएक्टर में और बॉम्ब में डिफरेंस इतना है कि वो अनकंट्रोल्ड है और वो कंट्रोल्ड है, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप आपने वो मूवी देखी होगी, ओपेनहाइमर, है ना। उसमें आपके जितने भी साइंटिस्ट है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबका मेंशन है, ऑलमोस्ट सबका मेंशन है। हाइजेनबर्ग भी आएगा उसमें।
ये लास्ट वाले पॉइंट को जरा एक बार लिख के बताइएगा, फिर हम उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे. दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट. अरे आपका नाम क्या है? सॉरी. हाँ हाँ, निहार. कोबाल्ट पहले आएगा ना. यही तो उसका डिफेक्ट है. तो बराबर तो प्लेस क्या इंक्रीजिंग है. कोबाल्ट आयोडीन से पहले ही आएगा ना. 58.927. एक मिनट, मैंने कुछ उल्टा लिखा है? नहीं लिखा है. नहीं. Iodine is placed before cobalt. हाँ ऐसा होना चाहिए. नहीं नहीं निकल है ना, निकल. कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकल. नहीं. टेबल देखते हैं, मैं आपको उसमें बताता हूँ. Iodine is placed before cobalt. आयोडीन इज Placed before cobalt. ओके, तो मैंने उल्टा लिखा है ना. हाँ सॉरी. कोबाल्ट इज 50 पर. ऐसा क्यों किया था पता है उन्होंने? Chemical properties का reference. ऐसा उन्होंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी मैच करने की वो कोशिश कर रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने कुछ चीजें जबरदस्ती वहां पे फिट करने की कोशिश की और वही फिर डिफेक्ट बन गया. और यही डिफेक्ट, इस बात को समझिएगा कि इसी टाइप के डिफेक्ट्स आपके बेसिस बनते हैं अगली डिस्कवरी के लिए. ठीक है. अरे यार इसका नाम क्या था? निहार. निहार ना? नहीं यार, अभी छोड़ दो, आ जाओ यार. हाँ प्लीज. क्रोम मेनली पीरियोडिक टेबल. Mendel's periodic table.
स्पेलिंग मत पूछना क्योंकि कई बार लिख चुके हैं यहाँ पे। एल चेंज होता रहता है, कई जगह वी लिखते हैं बट आप एफ लिख दो। हाँ दिस वन। सॉरी गलत देखिए नहीं है, पता है उसमें ओवर द गलत नहीं है, ओवर द टाइम इसमें एडिशन होता गया है। एक पीरियड का है क्या अरे दो हाथ से करो, दो हाथ ऊपर ही जाओ। हाँ यार प्लीज बुलाओ। अरे ऊपर थोड़ा सा बट यार अरे सर ऊपर पे दबाओ। सॉरी मेरे दिखाई रहा हो तो दबाओ, हाँ दबाओ। अभी जूम करो दो हाथ से, दो हाथ से। हो गया। इधर से बच्चन दे रहेगा, इधर से बच्चन दे रहेगा। अभी दिख रहा अब थांबा। ये आइकन क्या है ये? डोंट टीच मी दोज थिंग्स जो मैं सीखना नहीं चाहता। मैंने स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए आईटी गाय को हायर कर रखा है, ठीक है। बट क्लास ये आई थिंक ये एग्जैक्टली आपका एनसीईआरटी में ऐसे ही दे रखा है ना? यस कल हाँ उसी से भाई वहीं से उठाया है, ठीक है। तो जरा एक बार इस टेबल को गो थ्रू करिएगा और देखिए इसमें वही है कि आपके हाइड्रोजन की पोजीशन मेंशन नहीं है, सारे ग्रुप्स आपके यहाँ पे देखिए दो दो एलिमेंट्स है ना। नीचे आर के कंपाउंड्स क्यों है? उन्होंने ऑक्साइड्स को भी अरेंज करने की कोशिश की थी। आर कोई जनरल एलिमेंट है, आर कोई एलिमेंट का वो सिंबल नहीं है, कोई जनरल एलिमेंट है। हाँ Is it now visible? Please have a look at this table. इसमें कहाँ गए आपके ये कोबाल्ट और राइट राइट में देखो। हाँ वो रहा आयोडीन, और कोबाल्ट कहाँ पर है? सो यहाँ पे ना क्लास ये जो आपका नीचे लास्ट में है, यहाँ पे इन्होंने इस पर्टिकुलर ग्रुप के जो एलिमेंट के जनरल ऑक्साइड बनेंगे ना उसको लिखने की कोशिश की है, ठीक है। जैसे कि आपका कैल्शियम है और देखिए उन्होंने कैल्शियम कहीं ना कहीं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये लिखा था ना कि उन्होंने करेक्शन किया था वैलेंसी में भी, है ना। तो उनको कुछ चीजें और पता थी कि कैल्शियम का, अब उनको ऑक्सीडेशन स्टेट और ये सब नहीं पता था, बट उनको ये पता था कि ये इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो ऑक्साइड बनेगा वो RO के फॉर्म में बनेगा। और ऐसा ही होता है ना, आपका कैसा बनता है? MgO CaO है ना, +2 - 2। और इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ इस फॉर्म में बनाएंगे। मेक सेंस? तो मैंने कहा बोला पोजीशन इज इनसर्टेन, और वो प्रॉब्लम आज तक है।
आप बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड बुक देखोगे ना तो हाइड्रोजन आपका कभी भी ग्रुप 1 के साथ ऐसे चिपका के नहीं लिखते हैं, वो एक गैप रहता है। दिस गैप शोज कि यहां होगा नहीं पता, जो लिखा है वो पढ़ो पहले। सर आयोडीन बाद में प्लेस किया है। नहीं, ग्रुप वाइज वो पहले है ना, ग्रुप वाइज वो पहले है ना। देखिए आपका एटॉमिक नंबर जब बढ़ रहा है तो फिर आप एक ग्रुप से इधर जा रहे हो ना, तो आपका आयोडीन यहां पर है, और आयोडीन आपका यहां पे क्यों रखा है? नहीं, आपका ग्रुप वाइज है ना, ग्रुप के हिसाब से आपका आयोडीन पीछे होना चाहिए था और यहां कहीं होना चाहिए था, ठीक है, ग्रुप के हिसाब से। लेकिन उसको हमने पहले रखा है, मतलब हमने क्या, मैंडलीव ने, प्लीज एक मिनट सुनिएगा, ऐसे ही जो कर रहे हैं हर एक ब्लॉक में ऐसे जा रहे हैं, बाद में नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। देखो तो- ऐसे जो जा रहे हैं एक सिंपल से उसमें आपका आयोडीन आपका इस ग्रुप में, मतलब 8 ग्रुप से पहले नहीं होना चाहिए था। क्यों? टेलेरियम के बाहर डाला है उसने, वो पलटी मारा है, उसको ऊपर से पलटी मारा है। कहां पे बताइए? 6 ग्रुप हाँ सर, टेलेरियम। टेलेरियम 127 126 है। हाँ, एक वहां पे पलटी मारा है ना। हाँ ऊपर से भी पलटी मारा है, बराबर लगाया है ऊपर। उसमें क्या लिखा है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है? कुछ तो लिखा है ना। क्लोरीन और कोबाल्ट का नहीं, वो जो रैंडम एलिमेंट है इसका नाम नहीं, टेलुरियम का है ना। हाँ, टेलुरियम एंड आयोडीन का एक्सेप्शन दिया है, कोबाल्ट का मेंशनिंग, कोबाल्ट और निकल का वेट से लेकर कोबाल्ट को मैंने डाला है, वो एक्सेप्शन है। हाँ ओके, सो ठीक है, ये करेक्शन मुझे करना भी पड़ेगा अपने उसमें। ओके, दैट वाज नाइस टू ऑब्जर्व कि आपका आयोडीन का एक्सेप्शन है किसके साथ एक्चुअली में? सॉरी, हाँ, वी विल चेंज दैट। आयोडीन का एक्सेप्शन है किसके साथ? टेलुरियम के साथ। और कोबाल्ट और निकल में आपका एक्सेप्शन क्या है? उनका वेट से लेकर कोबाल्ट को पहले डाला है। वेट्स, इसमें दिखा नहीं पर हाँ, बढ़ाया था। बट मेन एक्सेप्शन आपका यहां पर है टेलुरियम और आयोडीन में, ठीक है। वी विल बी चेंजिंग दैट, प्लीज जरा उस चीज को चेंज कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट। जहां पे आपने कोबाल्ट लिखा है वहां पे आप टेलुरियम लिख लीजिए, बस इतना ही चेंज करना है। सॉरी, सर वहाँ पे सर वो टेबल में आर्गन और पोटेशियम का फॉल्ट नहीं है। किसका फॉल्ट? पोटेशियम का। एक मिनट में जूम आउट करता हूं, पहले ये स्पेलिंग लिख लीजिए। क्लास प्लीज मेक दैट करेक्शन। सर नहीं। और ये आयोडीन को जबरदस्ती उन्होंने उस ग्रुप में प्लेस क्यों किया है 7th में? क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि आयोडीन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उनकी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर थी, इसलिए उसको जबरदस्ती वहां प्लेस किया है। और ऐसा नहीं है कि उनको ये पता नहीं था कि वो ये कर रहे हैं, उनको ये बात पता थी, बट ही स्टिल ट्राइड टू मैनेज की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आए। हाँ, मतलब ठीक है यार, तुक्का नहीं मारा है। आप इस बात को समझो कि आपके पास अगर करीबन 60-70 एलिमेंट्स हैं और आपको उनको अरेंज करना है, और आप वो अरेंज करने का पैटर्न ही तो फाइंड आउट कर रहे हो ना, तो आपको कहीं पे जो आपने एक तरीका बनाया कि मैं कलर के बेसिस पे अरेंज करूंगा, लेकिन कलर कैसा हो रहा है, कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कलर ही चेंज करता जा रहा है अपना, अब उसे रखें कहां? तो कहीं तो रखना ही है ना, ये वो वाली प्रॉब्लम है। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? आर्गन पोटेशियम फर्स्ट जीरो। आपने लिखा है कि पोटेशियम हाँ। पहले डाला है। पोटेशियम, आपने लिखा है कि आर्गन को पोटेशियम से पहले डाला है। और फॉल्ट बताया था, फॉल्ट नहीं। और आर्गन का 40 लिखा है।
मैंने रियलमी तो 40 होता है, इसमें 30 सॉरी एक बार दिखाइएगा मैंने क्या आपको लिखा है। एक्चुअली आर्गन तो रियल में 40 होता है ना। हाँ तो वो एक्सेप्शन उस वजह से ये एक्चुअली इसका 38 होता नहीं है, इसका 38 होता नहीं है, या इसमें कुछ करेक्शन है क्योंकि आर्गन एक्चुअल में 48 होता है और आर्गन मेरा 40 होता है, ठीक है। और मैनलीफ के टाइम पे भी उनको पता था कि आर्गन मेरा 39.9 होता है, ठीक है। तो वो वाला एक्सेप्शन आपका सही है क्योंकि आर्गन मेरा 39.9 होता है, ये मैनलीफ को भी पता था। और आपका पोटेशियम 39.1 है तो उन्होंने उसको पहले रखा जबकि बाद में होना चाहिए था, ठीक है। इज इट डन? हाँ, और कोई डाउट इसमें? आपको बस वहां पे ये लिखना है कि मैं बता देता हूं, आपको ये लिखना है कि टेलुरियम सॉरी आयोडीन इज सॉरी टेलुरियम इज प्लेस्ड बिफोर आयोडीन, जबकि यहां पे ये स्विच में होना चाहिए था एक्चुअल केस में, ठीक है। सो आपको बस ये लिखना है कि टेलुरियम इज प्लेस्ड बिफोर आयोडीन। सॉरी बट एक्चुअली जो मेरे नोट्स है उसमें है, तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं एक बार उसको इन डेप्थ सर्च करूंगा कि ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। सॉरी कुछ कह रहे हो आप? हाउ टू गेट दिस दिस अरे आज क्या करना है? सेंस बोर्ड करना है। पहले zoom out कर ले। बस चलिए अभी अब आ जाते हैं एक ऐसे टेबल में जिसमें हमारे ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है। उसमें दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक है। जैसे आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या प्रॉब्लम्स हैं? हाइड्रोजन, ठीक है। उसके अलावा नहीं, आइसोटोप की पोजीशन तो सही है अब क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज कर दिया ना हमने। लेंथेनाइड एक्टिनाइड की प्रॉब्लम है। लेंथेनाइड एक्टिनाइड को आपने अलग से आपको लिखना पड़ा है, ठीक है। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम? प्लीज टेक अ मोमेंट टू चेक कि आपका फोन साइलेंट पर हो। बोलिए, डाउट है पूछने के बोलो भाई। बहुत जोर नहीं है वो मस्ती कर रहा है। मतलब चाबी मैंने नीचे दे रखी थी, लेकिन वो राजमा रखा होगा, राजमा चावल हाँ हुई बात उसको लिंक तो मिल ही गया था। और फिर जो मैंने अब तक पढ़ाया है वो थोड़ा अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने उसको बोला आप थोड़ा थोड़ा देख के आना, जब तक ज़रूरत पड़ेगी तब तक, और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। अच्छा चलिए ज़रा
इस पे आ जाते हैं। अरे यार, थैंक यू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जानते हो आप लोग? क्या होता है? द मोमेंट यू से पार्टिकल, इसका मतलब मास, वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव होता है। हाँ, क्या वेरी क्या करता है यहाँ से यहाँ तक? वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी, वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड टू ईच अदर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। सबसे ज्यादा ठीक है, हाउ एनर्जी एंड वेवलेंथ आर रिलेटेड? एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा एनर्जी, देन कॉस्मिक रेज, गामा रेज, देन एक्स रेज, देन और विजिबल। सो अगर आप किसी एक मेटल को बहुत ज्यादा देर तक हीट करोगे, बहुत ज्यादा देर तक हीट करोगे, तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगा? नहीं, रेड, रेड में चेंज होगा। और अगर वो मेटल आपका मेल्ट ना हो, ठीक है, मतलब मान लो वो मेल्ट हो ही नहीं रहा है, और फिर भी आप उसको हीट करते चले जाओ, तो फिर वो आपका वॉलेट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वॉलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और आप व्हाई डू वी यूज रेड कलर एज अ सिंबल कलर फॉर डेंजर? सॉरी, तो व्हाट डू यू मीन बाय लार्जर वेवलेंथ से क्या फायदा है? और यही एग्जैक्ट रीजन है ना कि आपका सनराइज और सनसेट रेड कलर का होता है, क्योंकि उस वक्त आपके सन की पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम होती है। बाकी सारी लाइट्स आपकी स्कैटर कर जाती हैं, लेकिन रेड लाइट बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद विजिबल के बाद इंफ्रारेड देखे आपने कभी? देखना, अब गर्मियों का सीजन आ गया ना, दिखेगा। घर पे जाना, ठीक है, तवे को जलाना, तवा जिस पे रोटी बनती है, और जब वो बहुत गर्म हो जाए ना, तो उसके सरफेस पे देखना, आई लेवल पे वो जो मूवमेंट होता है। आप जब यहां से अगर घर जाओगे, तो आपके सामने अगर कोई एक बड़ा सा ट्रक है या एसी वाली बस है, तो उसके पीछे जो कंप्रेसर होता है, वहां से हीट रिलीज होती है बहुत, वहां पे आपको चीजें ऐसे फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई देंगी। दैट इज IR रेज। तो ये बात सही है कि आप उसको डायरेक्टली नहीं देख सकते हो, बट आप उसको इफेक्ट देख सकते हो। ठीक है, आपका ये जो मिराज इफेक्ट होता है, दैट इज ड्यू टू द IR। ठीक है,
क्लास बताइए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या हो जाएगा? वही से बात सब कुछ सेम रहेगा, बस लास्ट में एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर आ जाएगा. द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. सर अब ये कौन सा सिंबल है? ये न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए ये भी न्यू एन यू एन ई नहीं, एन ई डब्ल्यू नहीं. हाँ अरे जो भी होगा न्यू अलग है. अरे भी जैसा ही हाँ हाँ भाई दोनों है फ्रीक्वेंसी. दिस इज न्यू एन यू. हाँ दिस इज एन यू, दिस इज नॉट एन आई यू, एन यू होता है. और कई जगह पे ये ऐसे बोल्ड में उसमें ऐसे करके, बट ये सबसे ज्यादा जो रहता है ना ये वाला आपका थोड़ा सा बेंट होता है. Did you get the idea? ठीक है प्लीज. क्लास ये यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर डी में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ खुद से लिखना है, और वो क्या हो जाएगा? The physical and the chemical properties of elements are the periodic function of their atomic number. टेक्निकली आपको मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ ही लिखना है, बस लास्ट में जाके एटॉमिक मास की जगह क्या चेंज कर देना है? एटॉमिक नंबर. एवोगैड्रो नंबर्स क्या होता है? कहां से आया ये नंबर? कहां से आया ये नंबर? अरे आया तो ठीक है जी, कहां से आया? क्या हुआ? कूलिंग नहीं हो रहा? हो रहा है. अब यहाँ पे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, जरा क्लास सुनिएगा इधर. यहाँ पे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, हमने उनको मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो आपके एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट का पार्ट है. बट मेन चीज यहाँ पे रिजल्ट ये है कि आपके पास जो स्लोप आया था वो कैसा है? ये स्लोप कैसा है यार? स्ट्रेट तो ये भी है. इंक्लाइन स्ट्रेट इंक्लाइन टू एक्स. हाँ हाँ बोलिए. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, लेकिन जब आप डिफाइन करोगे आपका स्ट्रेट लाइन ऐसा भी हो सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, ये भी हो सकता है. तो वो आपका देखिए, इसका एंगल और इसका एंगल ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, बट दैट इज नॉट द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन.
आपने ये पढ़ा तो हो गई ना, स्लोप y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, है ना? ठीक है, ये बनाया आपने। चलिए जरा इसके पॉइंट्स लिखते हैं फिर। हाँ वो बनाना है। मेंडली में टोटल ग्रुप्स कितने थे? सॉरी, 1 से ही होना चाहिए मतलब? एक मिनट, सॉरी। हाँ बट जब आपका 0 है तो सब कुछ 0 है ना, वहां से स्टार्ट हो रहा है। मतलब देखिए आप 0.5 नहीं ले पाएंगे ना, आप सीधा 0 के बाद एलिमेंट हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन के बाद क्या लेंगे? हीलियम लेंगे, उस तरीके से चेंज हो रहा है ना। नहीं नहीं वो नहीं, नहीं नहीं प्लीज वो नहीं, ठीक है। आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसमें भी आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे। अब देखिए जैसे हमने ये कल के लेक्चर में बात किया था कि आपके पास सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s1, पोटेशियम का 4s1, रुबिडियम 5। तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि उनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 1 के फॉर्म में है।
तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसी होंगी? सिमिलर, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज को कौन गवर्न करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो। चलिए, क्या मैंने वैसे ही कर दिया जैसे वो था? आपको हवा नहीं चाहिए? आपने कभी डायगोनल रिलेशनशिप सुना है? हाँ, क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप? लिथियम और सोडियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज। नहीं, वो तो डाउन द ग्रुप है। लिथियम और सोडियम, लिथियम तो किसके साथ होता है? मैग्नीशियम। लिथियम का मैग्नीशियम के साथ। हाँ, तो डायगोनल रिलेशनशिप का बेसिस क्या है? मतलब ऐसा क्यों होता है? रोज और कॉर्न्स। नहीं, मतलब एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आप लिख लीजिए, हम उस पर डिस्कस करेंगे। आपके फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? सेकंड में? फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? हाँ हाँ, मतलब फर्स्ट में 2, सेकंड में, थर्ड में, नेक्स्ट, उसके बाद देखिए अगर और फिर उसके बाद आपके 6 पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? आपके 6 पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 32। और 7th पीरियड में? 7th पीरियड में कितने? काउंट करिए। नाम नहीं लिखा उसमें कुछ।
वेट और 32 कितने आ रहे हैं? 32 आ रहे हैं। क्लास देखिएगा, सुनिए जरा, ये इधर सुनिएगा जरा। देखिए, आपके पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो एटम है, आपका जो एटम है उसके एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती हैं। क्योंकि अगर मेरे पास एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो मेरा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा और उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा और इस वजह से उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा फास्ट होगी, जैसा मेटल्स में होता है। बात समझ रहे हैं? मेटल्स की रिएक्टिविटी कैसी होती है? दे ऑलवेज टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स ऑलवेज टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। बट बस यहां पे इस चीज को समझिए कि आपके मेटल्स की या एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी, वो कहीं ना कहीं उसके एटॉमिक रेडियस पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो आपका एटॉमिक साइज क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज कम होता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन प्लीज इस बात को समझिएगा कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपका एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, जिससे साइज कम होना चाहिए, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। लेकिन बात वही है कि आपका यस जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका एटॉमिक साइज श्रिंक होना चाहिए। लेकिन अगर एटॉमिक साइज इतना श्रिंक हो रहा है तो एडिशन ऑफ एक एक्स्ट्रा शेल की वजह से आपका साइज इतना बढ़ रहा है, तो ओवरऑल आपके पास क्या हो गया? इतना। मतलब ये बस आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो केवल एक फैक्टर चेंज नहीं होता है, आपका जो रिजल्ट आया, एटॉमिक साइज बढ़ गया, वो सिर्फ एक फैक्टर की वजह से नहीं है, वो नेट रिजल्ट है। एंड नेट रिजल्ट का मतलब क्या हो गया? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैरामीटर्स। क्या ये बात समझ रहे हैं? अब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? श्रिंक। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वैसी बात हो गई ना कि आपका यहां से यहां तक गए, यहां से यहां गए तो आपका साइज क्या हुआ? श्रिंक हुआ। और यहां से जब आप यहां पर आए, यहां से आप यहां जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है? आपका श्रिंक हो रहा है। और जब आप यहां से यहां पे जाओगे तो एटॉमिक साइज वापस से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका और इस एलिमेंट का जो एटॉमिक साइज होगा वो ऑलमोस्ट थोड़ी सेम आ जाएगा। प्लीज जरा इस चीज को वापस से ट्रेड करिए। लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक साइज श्रिंक हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने में एटॉमिक साइज वापस से इंक्रीज हो रहा है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियस होगा या एटॉमिक साइज होगा वो ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा। आई एम नॉट क्लेमिंग कि वो सेम होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। अब जब एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम होगा तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी सेम हो जाएंगी? सेम, क्योंकि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द एटॉमिक साइज ऑफ द एटम। और इस पर्टिकुलर चीज को ही आप, ये डायगोनल है ना, इस पर्टिकुलर चीज को आप क्या कहते हो? डायगोनल रिलेशनशिप। और ये एग्जिस्ट करता है आपका किसके बीच में? ये एग्जिस्ट करता है आपका लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में। बेरिलियम का किसके साथ होगा? तो है ही नहीं। बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ होगा। हाँ, और वैसे ही बोरॉन का किसके साथ होगा? सिलिकॉन के साथ। क्या ये बात समझ रहे हैं? और देखिए, जब भी आपको कंपैरिजन करना होता है ना, तो आपको मतलब एटलीस्ट स्टार्टिंग के 2 ग्रुप पीरियड्स के लिए आपके पास वहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो होते ही नहीं है। आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं?
ये पीरियड्स हैं, पहले में केवल 2 एलिमेंट हैं, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, उसके बाद आपके कितने हैं, वहां से आपका शुरू होगा ना। तो कौन से पीरियड से स्टार्ट होगा, 4th पीरियड से आपके ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो डायगोनल रिलेशनशिप आपका 2nd और 3rd पीरियड के एलिमेंट्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा। डायगोनल रिलेशनशिप आपका 2nd और 3rd पीरियड के एलिमेंट्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा, 4th के बाद एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि फिर वहां पे और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्या आप ये बात समझ रहे हैं? कैन एनीवन समराइज द डायगोनल रिलेशनशिप? जीत के बगल में क्या नाम है? हाँ, ये तो मैंने ये भी बोला था कि मैं अभी बहुत सारी क्लास पूछूंगा, क्योंकि नाम याद नहीं रहता मेरे को जल्दी। हाँ बताइए मीत। मैं ठीक नहीं हूं, मुझे आप आंसर तो दो यार। शर्मा रहा है क्या ये? नींद में थोड़ा पानी डालते मीत, नींद में थोड़ा पानी डालते मीत आंसर। आता है ना? हाँ तो अब बोल दो। थैंक यू, थैंक यू फॉर डूइंग दैट। सो शायद मैंने आपको क्लियरली ये बताया नहीं। हाँ तो मछली हो क्या, पानी पड़ते ही एक्टिव हो गए हो हैं? जल की रानी हो। बताइए डायगोनल रिलेशनशिप। मैं सुना नहीं, और मैंने आपसे 3 बार पूछा है, तो एटलीस्ट मैं 4 बार सुनूंगा आंसर। ऐसा वो जो डायगोनल रिलेशनशिप में मतलब क्रॉस में जो एटम्स रहते हैं उसका एटॉमिक साइज थोड़ा सेम हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे जाने से एटॉमिक रेडियस कम अरे होता है। ऐसे कैसे? ऐसे जाने से अलॉन्ग द पीरियड जाने से कम होता है और अक्रॉस द ग्रुप जाने से बढ़ता है, इसलिए। किसने उल्टा किया है? आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो, डाउन द ग्रुप जाते हो। हाँ प्लीज ट्राई अगेन। हाँ ना ना नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ उसने वो अक्रॉस है अलोंग गलत बोला था। आप उसने बोला था अलोंग द पीरियड अक्रॉस द ग्रुप। चलिए ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप बता दीजिए एक बार। ओह मीत शांत हो जाओ, और भाई अगर ये दोबारा करे ना तो बोतल फेंक के मारना, ठीक है? यू हैव माई परमिशन। चलिए प्लीज जरा 1 मिनट सुन लीजिए मैम आंसर। ओह आराम से, ठीक है बोलिए। 1 मिनट। अरे हो गया। हाँ वो उसका वक्त आएगा, अभी 2nd 3rd क्लास में, अभी उसका वक्त आया नहीं है, आएगा, ठीक है? हाँ मतलब 3रा क्लास है ना, अभी आएगा उसका वक्त, ठीक है? डाउन द ग्रुप आपकी किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? एटॉमिक साइज, एटॉमिक, क्योंकि एटॉमिक साइज और रेडियस तो एक ही बात हो गया ना एक तरीके से। जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा। चलिए तो जरा इस चीज को यहां पे, हाँ बोलिए। कोई डाउट? ओके तो सर बोलिए। अगर बड़ा गैप हुआ तो फिर रेडियस बड़ा हो जाएगा। अगर बोरोन और क्लोरीन का देखें
हीलियम में शिफ्ट करना बोरॉन और एल्यूमिनियम का लास्ट तक है वो नीचे है नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा। मतलब आपको एक स्टेप इधर और एक स्टेप नीचे, एक स्टेप लेफ्ट टू राइट, एक स्टेप डाउन द ग्रुप, वहां पे एग्जिस्ट करेगा। अगर आपने एक से ज्यादा स्टेप आगे चले गए वहां एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो डायगोनल रिलेशन के लिए यहाँ पे लिखा वैसा है कि जो एलिमेंट्स है अपना ये बेरिलियम और लिथियम, उनका एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ वो अल्कलाइन जो मेटल्स है वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, इनका इसका एक्सेप्शन है कि वो आयोनिक बॉन्ड की एनर्जी डिफरेंट है। बेरिलियम और लिथियम डायगोनल है ही नहीं, एडजेसेंट ये दोनों के साथ बॉन्ड बेरिलियम का लिथियम का मैग्नीशियम के साथ बनता है। यहाँ पे लिखा है कि उनका जो आयोनिक पावर है दैट इज डिफरेंट देन द अदर अल्कलाइन मेटल्स, इसलिए उनका मैग्नीशियम के साथ वो क्या रिलेशन है? आपका जो भी आयनाइजेशन एनर्जी है या आयनिक पावर है या कितने स्ट्रेंथ के वो बॉन्ड बनाएंगे, वो मैंने आपको पहले ही बोला, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एटॉमिक साइज पे ही डिपेंड करेगा। बट हाउ इज देयर एन एक्सेप्शन डाउन द रूट? सिर्फ अल्कलाइन मेटल्स के साथ ही क्यों एक्सेप्शन बोल रहे हैं? वो तो हर एक के साथ एक्सेप्शन बन जाएगा ना, बस हर एक का आयनाइजेशन एनर्जी अलग है। तो सिर्फ वो लिथियम और मैग्नीशियम का क्यों है? ऐसे तो उसके Sp का Zr का पूरा डायगोनल आना चाहिए ना, बिकॉज़ वो भी एग्जैक्टली क्या लिखा है? एग्जैक्टली क्या लिखा है बताइए? lithium unlike other alkaline metals and beryllium unlike other alkaline earth metals form compounds with pronounced covalent character. The other members of this group predominantly form ionic compounds. दिस इज नोन एज फजांस रूल। प्लीज सुनिएगा जरा। दिस इज नोन एज फजांस रूल। ये आप पढ़ोगे, देखिए ये सुनिए, क्लास सुनिएगा, ये पर्टिकुलर जो अभी हम कर रहे हैं ये उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने पूछा है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आपका लिथियम क्या कर एक कैसा है, मेटल है। अगर लिथियम क्लोराइड बनेगा तो कैसा बनना चाहिए? आयनिक बॉन्ड बनना चाहिए, क्योंकि लिथियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। बट एक्चुअली इवेंचुअली फजांस ने ये फाइंड आउट किया कि अगर आपका जो मेटल है, जो कैटायन है, उसका साइज बहुत कम है और जो एनायन है उसका साइज बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कैरेक्टर होता है उसमें। वो प्रीडोमिनेंटली उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, क्योंकि फजांस रूल आपके 2 पॉइंट पर डिपेंड करता है। ये आपके 3rd चैप्टर का लास्ट टॉपिक होता है फजांस रूल। यहां पे 2 चीजें होती हैं, एक होता है पोलराइजिंग पावर और एक होता है पोलराइजिबिलिटी। और लिथियम के साथ इसलिए होता है क्योंकि लिथियम का जो एटॉमिक साइज होता है, लिथियम प्लस का एटॉमिक साइज हीलियम से कैसा होगा? छोटा, बड़ा या बराबर? लिथियम, लेट मी रिपीट द क्वेश्चन, लिथियम प्लस आयन का एटॉमिक साइज हीलियम के कंपैरिजन में इक्वल, छोटा या बड़ा होगा? छोटा होगा, आयन है ना, लेकिन पर ज्यादा वो होगा ना, क्योंकि हाँ, ही इज गेटिंग ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 न्यूट्रल, ठीक है। लिथियम प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। बट एट द सेम टाइम लिथियम प्लस के पास 3 प्रोटॉन्स हैं। सो 3 प्रोटॉन मिलके आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर पुल करेंगे तो डेफिनेटली द एटॉमिक साइज इज गोइंग टू श्रिंक। और जब एटॉमिक साइज आपका एक्सेप्शनली श्रिंक कर जाता है तो आपका चार्ज डेंसिटी बढ़ जाता है। यू नो डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो जब आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से वो सामने वाले को कितना पोलराइज कर सकता है उसकी वो पावर बढ़ जाएगी। सो फिलहाल जो वहां पे लिखा है वो बिल्कुल गलत नहीं है, 100% सही है, बट अभी वो इसका पार्ट नहीं है, वो आप पढ़ोगे फजांस रूल में। आगे ये मेंशन कर रहा है कि इसका ये जो बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शन उसका कोवेलेंट की वजह से
that is similar to magnesium and aluminum respectively, इसलिए वो diagonal relationship दिखाते हैं। Atomic size of mentioning फिर क्यों नहीं कर रहा? That is the main reason। आप अभी भी जरा समझिएगा ना कि आपका जो लिथियम प्लस का कोवेलेंट कैरेक्टर है, वो लिथियम प्लस का कोवेलेंट कैरेक्टर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके एटॉमिक साइज पे, ठीक है। और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे ये बोला कि आपका जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक साइज पे। अब वहां पे वो सीधा कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है आपका पोलराइजिंग चार्ज डेंसिटी पे, चार्ज डेंसिटी डिपेंड कर सॉरी आपका कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है पोलराइजिंग पावर पे, पोलराइजिंग पावर डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पे, चार्ज डेंसिटी डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, और वॉल्यूम अल्टीमेटली डिपेंड कर जाएगा एटॉमिक साइज पे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। गेटिंग द पॉइंट? चलिए तो उसको जरा लिख लें। और जब आपको भी फजांस रूल को कुछ भी समझने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है, वो आपका इवेंचुअली केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। चलिए जरा इसको लिखते हैं। देखिए सॉरी, वापस से नाम पूछना पड़ेगा तुम्हारा। विद्वान। देखिए जो आप बोल रहे हो वही चीज मैंने भी यहां लिखी है, ठीक है। और अब यहां पे मैं जो एक चीज लिखूंगा वो ये हो जाएगा कि मेरा जो आयनिक पोटेंशियल होता है वो मेरा चार्ज अपॉन रेडियस पर डिपेंडेंट है। तो आपका जो भी डायगोनल रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एटॉमिक साइज पर डिपेंडेंट है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर केस में वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है।
क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ मतलब क्या कर रहे हो? तुम तो पक्का इन्वॉल्व हो गए। तुम सर बेंचिला ये लो बेंचिला बस एक बात बता दो, हेड काउंट तो कम नहीं होगा ना क्लास खत्म होने पे? हेड काउंट तो कम नहीं होगा ना क्लास खत्म होने पे? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको ये बोल रहा था कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आप क्या बोलते हो? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्यों? पर्टिकुलर ग्रुप को हाँ, ऐसे ग्रुप वाले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का मतलब ये है कि आपके जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो आपके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को पूरा रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को। तो SI आएगा। सॉरी, कहां पे? ओ हाँ, representative elements like sodium, magnesium, chlorine. क्लास ये छापा आपने? हो गया? आपके पीरियोडिक टेबल में कितने गैसियस एलिमेंट्स हैं? आपके पीरियोडिक टेबल में कितने गैसियस एलिमेंट्स हैं? थोड़ा और काउंट करिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। पहले तो आपके सारे नोबल गैसेस हैं, ठीक है, प्लस आपके सारे हेलोजेंस हैं। तो जरा काउंट करिए और बताइए मुझे। नोबल गैसेस कितनी है आपकी? 7। और आपके पास हेलोजेंस कितने हैं? लाइक अच्छा, ठीक है। नहीं मतलब, अरे यार आपके पास नोबल गैसेस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। कितने हो गए? फिर आपके पास कितने हेलोजेंस हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ, मतलब ये देखिए स्पेसिफिकली। हाँ, और कौन से हो गए? और कौन सी गैसेस होती हैं? कार्बन कहाँ गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। तो टोटल कितने गैसियस एलिमेंट हो गए? हाँ, ब्रोमीन भी है। तो टोटल कितने गैसियस एलिमेंट हो गए?
ब्रोमीन आपका ये होता है क्या, गैस गैस होता है क्या? ब्रोमीन आपका लिक्विड होता है। हाँ, ब्रोमीन आपका लिक्विड होता है। तो आपके पास है 11 गैसियस एलिमेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन प्लस नोबल गैसेस। सॉरी, नहीं, क्लोरीन लिक्विड नहीं होता है। देखिए, लिक्विड कहने का मतलब ये है कि ऑफ कोर्स होता तो हाइड्रोजन भी लिक्विड में है, लेकिन दैट यू हैव टू कंप्रेस इट, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लोरीन किसी भी रिएक्शन में प्रोड्यूस करोगे तो वो नेचुरल स्टेट में हमेशा गैसेस फॉर्म ही मिलेगा। आप उसको सॉलिड बनाओ, लिक्विड बनाओ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो चलिए जरा इन सारी चीजों को भी लिख लेते हैं। नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स हैं मेरे पास 11। कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन प्लस नोबल गैसेस। हाँ, ओजी गैस है कि मेटल है? ओजी के बारे में पता अरे भाई फुल फॉर्म पे आ जाओ। सर तो मत बता। लास्ट वाला क्या है? अरे यार वो फालतू हाँ यस हाँ, UUB। अगला उसी पे आएंगे हम, अगला उसी में आएंगे। यार ओजी का इसमें दे आर सेइंग दैट it is predicted not to be a gas at room temperature, but it is predicted. दर्शी लिखेंगे ना इधर। बताते हैं UUB। जरा काउंट करिए। हाइड्रोजन, काउंट करिए। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। कौन सा नहीं लिखा है? सर ब्रोमीन तो अच्छा हाँ, इसमें फ्लोरीन नहीं लिखा है। अरे ठीक है, सॉरी, माय मिस्टेक। सॉरी, नहीं। हाँ, ओजी इज आपका सॉलिड, ठीक है। सो दीज आर द 11। हाँ, अभी वो टॉपिक ही आएगा पूरा। चलिए अब
क्लास सुनिए, अरे सुनिए तो। एटॉमिक नंबर, क्लास एवरीवन प्लीज सुनिएगा। एटॉमिक नंबर 100 के बाद आप अपने एलिमेंट्स का नाम इस नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे रखते हो। और एटॉमिक नंबर, जैसे आपके पास एटॉमिक नंबर आता है 118, तो 118 एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर होगा उसका नाम आप इस बेसिस पे रखोगे। और ये इसका हिस्टोरिकल रीजन ये है कि आपके बहुत सारे, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स जो आपके बाद में डिस्कवर हो रहे हैं उनके दो अलग अलग नाम हुआ करते थे, एक अमेरिकन साइड का और एक रशियन साइड का, ये सोवियत यूनियन साइड का। तो उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए अब हम इस बेसिस पे नाम रखेंगे। और जैसे आपका ये UUB है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपका ये हो जाएगा अन बाई EM, अन बाई और लास्ट में IUM, तो इसका मतलब UUB हो जाएगा आपका 112। मान लीजिए आपके पास 118 है, 118 अन ऑक्टियम। कोई और नंबर ले लीजिए, 156 है, 156 तो अन पेंट हेक्स EM। हाँ, जस्ट इन केस। अरे भाई वो 112 का वापस बोलो। अन 112 का हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा अन बाई EM। लास्ट में ये आएगा सब। सेट। नहीं, यहां पे आपको 10 की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो 110 इज अन नील EM, 110 इज अन नील EM, ठीक है। बात समझ रहे हैं? और वैसे भी आपके नंबर 0 to 9 होते हैं, 10 तो 2 का कॉम्बिनेशन है ना। और ये नॉमेनक्लेचर आप कब यूज करते हो? जब 100 के ऊपर आप चले जाओ। और ये नॉमेनक्लेचर में सिंपल है, आपको सबका बस पहला वर्ड यूज कर लेना है उसका शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए। कोई भी नंबर बोलिए, जैसे कि चलिए 256, और ये तो हम ऐड कर ही देते हैं EM। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंबल हो जाएगा B P। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है। मैम, आपका हो गया डांट के? क्या हो गया इसे? बताइए, क्या इस पर्टिकुलर चीज में कोई डाउट है? क्लियर है? आप कोई भी एलिमेंट लिख लोगे?
इसका नाम क्या होगा? एटॉमिक नंबर 672। अब वो बहुत दूर की बात है कि हमको कोई एलिमेंट उस एटॉमिक नंबर का मिले, लेकिन उसका नाम पहले से तैयार है, ठीक है। मतलब 118 नहीं मिला क्या? 118 मिल गया ना? हाँ, बहुत रिसेंटली मिला है वो। ऐसे कुछ का रेट नहीं है। चलिए, जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला NS1 से रेंज क्या होगा? NS1 to 1 to 2, 1 to 3, 1 to 10। 1 to 2 होगा, क्योंकि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और आप किसी भी एलिमेंट को कौन से ब्लॉक का है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में गया। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा s ऑर्बिटल में गया तो वो s ब्लॉक का है। लास्ट ऑर्बिटल मेरा p ब्लॉक में गया तो p ब्लॉक का है। अगर d में गया तो d ब्लॉक का है। जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला मतलब जैसे कि सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s1। सोडियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2। तो 1 - 2 तो नहीं। 1 - 2 नहीं है, वो रेंज है, अच्छा 1 2 वो रेंज है। अरे उसकी मत सुनो, वो अभी पानी फेंको उसके मुंह पे। बोलिए। टाइम पे तो कुछ खा के आया था। ऐसा है इसका शुगर नहीं। क्या हुआ? प्रॉब्लम? ठीक है, आप 5 मिनट रुक जाओ। चलो एस ब्लॉक खत्म करके मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है, जिसमें मुझे सिर्फ 3 पॉइंट्स और लिखने हैं। होमवर्क क्या रहेगा? ऐसे कैसे हमने पहले होमवर्क करके आए ना, तो आपको उसके बदले में आज कोई होमवर्क है? What kind of this trade-off is this? होमवर्क आपका एज सच कुछ ज्यादा नहीं, बस एनसीईआरटी से ही आपको रीड करके आना होगा। सिर्फ रीड, एक मिनट मैम, ऐसा है ना, रीड करके आने का मतलब ये तो है, ये नहीं है कि वो तो कैसे ही चेक करोगे आप। आपको बस रीड करके आना होगा, ठीक है। सिर्फ टर्म्स के साथ फैमिलियरिटी लेकर आइएगा, पढ़ के आइएगा। टर्म्स कुछ भी जो आपने पढ़ा है ना, समझ के नहीं आना है। नहीं, 3 पॉइंट्स और हैं इसमें।
बस 1 सेकंड ना, 89 and 80 अब काउंट मत करो यार ऐसे। सॉरी, क्या कह रहे हो आप? आर है कि ऊपर 89 है कि 88 है। 80 है सर, अभी तो 80 लग रहे हो सर। आपको अगर जाना है कितने लेक्चर इसके बाद एक और है? बस एक ही है, मतलब आप फ्री हो उसके बाद ना, मतलब होमवर्क कर सकते हो। नहीं, एनसीईआरटी दीजिए, होल्ड नहीं करूंगा। सॉरी, बताता हूं। एनसीईआरटी कितने लोगों के पास नहीं है? वो लेके बैठे हुए तो भी आप, ठीक है। कितने लोगों के पास इंटरनेट नहीं है? बताइए, कितने लोगों के पास इंटरनेट नहीं है? कितने लोगों के पास फोन नहीं है घर पे? बहुत बढ़िया, ठीक है। कितने लोगों को सर्च करना नहीं आता? आपको एनसीईआरटी 11th आराम से मिल जाएगी, ठीक है। और आपको उसमें से सिर्फ मैं बता दे रहा हूं, 14 क्लास आपको पेज नंबर 81, पेज नंबर 81, 82, मतलब पेज नंबर 81 से 84 तक पढ़ना है आपको। बस रीड करके देखिएगा, पेज नंबर 81 to 84। अब सुनिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से इधर। क्लास पेज नंबर 81 से 84 के बीच में आप जो भी पढ़ोगे ना, प्लीज सुनिए जरा। वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके एग्जाम से डायरेक्टली रिलेटेड है। ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज दिया है, प्लीज जरा 1 मिनट सुन लीजिए, फिर बैकपैक करिएगा। ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, दिस हैज नथिंग टू डू विद योर एग्जाम्स। दिस इज ऑल एंड एवरीथिंग टू डू विद कि आप वो पढ़ने की हैबिट डेवलप कर पा रहे हो कि नहीं। ये काम उसके लिए दिया गया है। और प्लीज इस बात को समझिएगा कि आपका सबसे ज्यादा स्मार्ट या सबसे ज्यादा स्मार्ट स्टूडेंट का आईआईटी में सिलेक्शन या अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता है। वो उस स्टूडेंट का होता है जो ये 2 साल के प्रोसेस को कंटिन्यूअसली घिसता चला जाता है। द कंसिस्टेंसी मैटर्स द मोस्ट। द कंसिस्टेंसी मैटर्स द मोस्ट। तो ये काम जो मैंने आपको दिया है ना, इसमें से आपको आगे जाके बहुत कम इसका यूज पड़ेगा। क्वेश्चंस भी डायरेक्टली नहीं आएंगे, बट इट इज ऑल अबाउट कि आप वो पढ़ने की हैबिट डेवलप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सो दिस इज अ सेल्फ चेक असेसमेंट। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज ये समझिएगा, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग गोइंग ऑन, है ना। पेज नंबर 81 to 84। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।